स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स के बारे में काफ़ी बुक्स में दिया हुआ है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप प्योरली उसमें से रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगा, तो आप थोड़ा समझने पे फोकस करेंगे। जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं। एक हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। ठीक है। इनका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरिया, लेंथ और स्पीड एक्सेट्रा। एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? those physical quantities which contains both magnitude and direction। तो इनके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ये जो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी उसमें इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है। जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कोई एक वेक्टर है ए, इसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ए कोई एक वेक्टर है, अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम ऐसे, जैसे ये ओ टी कोई वेक्टर है ए, तो जो ओ है ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इसे हम टेल भी बोलते हैं। और जो ये एरो है इसे हेड बोलते हैं। जो ओपी की लेंथ है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। जो ओपी, ये जो हमने ग्राफ, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इसकी जो लेंथ है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और जो एरो का साइन है ये डायरेक्शन। ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसे टेल पॉइंट बोलते हैं या ओरिजिन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। एंड पॉइंट को हम टिप और हेड भी बोलते हैं। तो इसे हम ग्राफिकली ऐसे स्ट्रेट लाइन से विद एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसकी लेंथ होती है, लेंथ जो होती है वो हमें मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड देती है और एरो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे वेक्टर्स में। कुछ डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होंगे। एक होगा, एक है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, ये पोलर वेक्टर्स किसे कहते हैं? पोलर वेक्टर एक्चुअली होता है, पोलर वेक्टर्स ये वो वेक्टर्स होते हैं जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उन्हें पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल वेक्टर्स। डेफिनेशंस आप बुक में चेक कर लेंगे, जो भी बुक आपके पास रेफरेंस बुक होगी। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स ये वो वेक्टर होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टॉर्क। टॉर्क जो होते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क
आर क्रॉस एफ, इट मीन्स फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो एक्सियल वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो डायरेक्शन होती है वो, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड होती है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। इट मीन्स अगर बॉडी एंटी क्लॉक रोटेट करती है तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। अगर वो क्लॉकवाइज करती है रोटेशन तो डायरेक्शन जो उसके इफेक्ट की डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। ये हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी करते हैं। अब वेक्टर में हमने कुछ टर्म्स भी यूज करेंगे, जैसे सपोज ये कोई एक वेक्टर है। वेक्टर ऐसे हो गया जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये कुछ ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हम पहले एक प्लेन में वेक्टर कंसीडर करते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होती है उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के अलॉन्ग जे कैप से। और अगर यहाँ पर हम जेड एक्सिस भी रिप्रेजेंट करते हैं जेड, तो जेड के लॉन्ग डायरेक्शन को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हम यहाँ प्लेन में एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें ये करना होता है तो एक होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ वेक्टर को हम ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली हम ए भी लिख सकते हैं। ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, राइट। अब अगर हमारा वेक्टर सपोज ये एक्स वाई जेड में है, इस केस में, तो फिर वेक्टर कुछ हम ऐसे लिखते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो इसका मॉडुलस अगर हम निकालते हैं, ये हो जाना था अंडर रूट ऑफ, हम इसे मॉडुलस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये जो मॉडुलस होता है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और उसकी डायरेक्शन जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन भी बताता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अब सपोज कोई एक वेक्टर ए है, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। तो अगर मुझे ए कैप निकालना है तो मैं अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूँगा तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो अब जैसे हमने ये एग्जांपल सपोज करा था, तो इसका यूनिट वेक्टर ऐसे हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3k अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, राइट। अब कोई एग्जांपल लेकर हम सपोज मतलब ये देखते हैं कि ये कैसे। सपोज कोई एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये सपोज कोई एक वेक्टर है, तो i का कोएफिशिएंट जो होता है वो a1, j का a2 और ये a3 हो गया। मुझे इसका जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4
29 अंडर रूट 29। अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए था आपका 2 पाई प्लस 3j प्लस 4k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आया था अंडर रूट 29। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/√29 पाई प्लस 3/√29 j प्लस 4/√29 k, राइट। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसमें हम कुछ और भी वेक्टर्स, जैसे एक होता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, अगर कोई दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है, इट मीन उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। अब सपोज वेक्टर ए ये है और ये कोई वेक्टर बी है, सपोज इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, राइट। एक होगा हमारा नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, सपोज ये वेक्टर ए है, राइट। अगर हम इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो ये नेगेटिव वेक्टर बन जाए, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट करता है। किसी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं पर उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, राइट। एक है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। अगर कोई दो वेक्टर हैं और उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर हैं और उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, सपोज एक वेक्टर ये है ए और कोई दूसरा वेक्टर ये है बी, इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, कॉमन है, तो इन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। एक होता है को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर्स, उनका डायरेक्शन सेम हो या एक ही लाइन के पैरेलल हो, एक ही स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है पर एक ही लाइन के पैरेलल हैं, तो हम इन्हें कोलिनियर वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। सपोज ये वेक्टर डी है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन है एक ही लाइन के पैरेलल, तो इन्हें हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। एक होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स एक ही प्लेन में जितने वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे एक वेक्टर ये हुआ, कोई वेक्टर ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, एक ही प्लेन में जितने वेक्टर्स लाई करेंगे वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर होता है कि जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, उन्हें हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उन्हें हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। अब एक इसमें आएगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक होता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक मिनट में पहले इसे रफ कर देता हूँ।
एक एक हम टर्म यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे होता है? पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे, सपोज ये कोई हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई प्लेन, ये ओरिजिन है, और कोई एक पॉइंट ओरिजिन से, ये कोई एक पॉइंट है R1, राइट। तो ये ओ ए, ये कोई पॉइंट ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा। तो ओ ए को हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये R1 वेक्टर है, राइट। अब सपोज कोई दूसरा एक और पॉइंट है, ये कोई पॉइंट बी है, तो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ओ बी से। तो ओ बी जो है, ओ बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी है, और इसे हम सपोज R2 वेक्टर से, ये R2 वेक्टर ओ बी R2 वेक्टर के इक्वल है, राइट। तो ओ ए और ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी है, मतलब ए पॉइंट का जो हम ओरिजिन की रेस्पेक्ट में अगर हम करते हैं, तो इसे ये ओ ए पोजीशन वेक्टर, ओ बी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब सपोज कोई एक पॉइंट ए से बी तक आ रहा है, ए से बी पर आ रहा है, तो उसका ए से बी पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और ए से अगर हम ए बी को रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसकी वैल्यू आप जिस पॉइंट पर जाते हो उसका पोजीशन वेक्टर, मींस आप ए से बी पर आए तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस जिस पॉइंट से आप चले थे उसका पोजीशन वेक्टर, इट मीन्स ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। जैसे आप ए से बी तक आते हो, कोई एक पॉइंट, एक पार्टिकल है, वो ए से बी तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिस पॉइंट से वो चला था उसका पोजीशन वेक्टर, तो ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी था आपका R2 और ओ ए था आपका R1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। सपोज कोई पार्टिकल बी से ए पर आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए हो जाएगा। तो बी ए क्या होगा, जिस पॉइंट पे गया उसका पोजीशन वेक्टर, इट मीन्स ए पर ओ ए माइनस ओ बी। तो जैसे बी ए है तो ओ ए माइनस ओ बी, तो ओ ए था आपका R1 माइनस ओ बी था आपका R2। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ए बी के। इट मीन्स बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। हम ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बी ए या ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, या बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, ये वेक्टर्स का है। अब सपोज ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 z1 थे, और बी के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 और z2 है, राइट। तो जो हमारा R1 है, R1 हमारा वेक्टर हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, राइट। और R2 हमारा हो जाएगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, ऐसे। तो अगर मुझे R2 माइनस R1 निकालना है, इट मीन्स अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ए बी निकालना है, तो ए बी हो जाएगा R2 माइनस R1, राइट। तो R2 माइनस R1 ये अगर हो जाएगा, तो R2 था हमारा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के माइनस x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। तो आई वन को साथ रखेंगे, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 a। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, राइट। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है,
ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ये ऐसे ही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके हम इसका आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई 2 पॉइंट्स होते हैं ए बी, उनका आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे लगा था, तो ये सेम उसी टाइप से आपका आ गया। ये ए बी है, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस, राइट। अब ये जो है वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो ये था ए बी है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और जो हमने एक कैलकुलेट करा था, इसका मैग्नीट्यूड करा था ए बी मॉडुलस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना था। अब एक होता है कि अगर कोई एक वेक्टर है, सपोज ये कोई एक वेक्टर है ए ओ पी, और मैं ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज मैं 3a कर देता हूँ 3 टाइम्स, तो इसका जो लेंथ है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। और ये 3a, उसकी डायरेक्शन पे कोई वर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स अगर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो ये इसकी जो लेंथ है ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो इसकी लेंथ है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे हाफ से मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से, तो उसकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी। इट मीन्स, और ये 1/2a, अगर मैं इसे माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर, मतलब माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करता, तो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड हाफ हो जाना था, और डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव है तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मतलब किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स चेंज हो जाता है और उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव नंबर होता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज होती है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा होता है कि सपोज कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तो ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर। जैसे हमारी फोर्सेस भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो इस पॉइंट पे 2 फोर्सेस लग रही हैं और उसका कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, सपोज वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, तो वो अकेला वेक्टर जो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, और ये जो वेक्टर है ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसा इफेक्ट ये दो वेक्टर्स यहाँ पर कर रहे थे। तो इस वेक्टर को सपोज ये आर है, ये जो आर है ये ए और बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक टाइप से एक सिंगल वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट पे एक्ट करता है और वो सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे उस पॉइंट पर दो या और जो भी वेक्टर्स लग रहे थे वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जो वेक्टर एडिशन होता है वो हम जैसे कोई 2 नंबर्स होते हैं 2 + 3 हम 5 लिखते हैं, तो वेक्टर एडिशन ऐसे नहीं होता। वेक्टर एडिशन जो होता है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, तो वेक्टर एडिशन का अलग मेथड होता है। एक मिनट में ऐसे रख करता हूँ।
तो वेक्टर एडिशन डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड मतलब देखते हैं, सपोज ये कोई एक वेक्टर ए है और ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, और हमें इसे इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बनाएंगे, वो मैग्नीट्यूड डॉट एक्शन में सेम रहेगा, और जो फर्स्ट का हेड है, फर्स्ट के हेड से हम सेकंड की टेल को बनाएंगे, और मैग्नीट्यूड डॉट एक्शन में हम सेम रखेंगे। जैसे ये बी है, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हमने सेम रखी, पर ये फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल शुरू हुई और हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में सेम रखा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जैसे ये ओ पी वेक्टर था और ये सपोज क्यू था, ये हो गया, तो फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो है ये इनका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जो लेंथ है वो रिजल्ट मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो का है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब हम ग्राफिकल बनाते ये वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सुटेबल स्केल मतलब ले लेते हैं। जैसे अगर कोई 3 मीटर है, तो 1 मीटर को हम 1 स्क्वायर, जो बॉक्स बने हुए होते हैं ग्राफ पेपर पे, 1 मीटर को 1 स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 1 बॉक्स की जो लेंथ है। तो जो भी आप स्केल लेते हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम इस टाइप से वेक्टर एडिशन करते हैं। अब अगर सपोज कोई दो वेक्टर हैं और वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, और ये सेम डायरेक्शन में मतलब एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हमने वेक्टर ए बनाया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम रखा, और फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल हमने शुरू करी और हमने उसे भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम रखा, राइट। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, वो कुछ ऐसे होगा। फर्स्ट के टेल से हम सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे। ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ रहा है, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर। तो ये सेम डायरेक्शन में, तो इनकी जो ये ए और बी है, इनका रिजल्टेंट ए बी का जो रिजल्टेंट वो आर है। तो हम आर को कैसे लिखेंगे? आर जो है वो ए प्लस बी ही हो जाएगा, राइट। अब अगर कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर कोई टू वेक्टर्स हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे सपोज ये ए है और ये बी है, राइट। तो इन्हें हम कैसे करेंगे? ये ऐसा हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में हम सेम रखेंगे, ये ए वेक्टर, और फर्स्ट के हेड से हम सेकंड की टेल बनाएंगे और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम रखेंगे। सपोज ये वेक्टर बी बन गया, ये बी को यहाँ से बनाया, राइट। तो अगर हमें इनका रिजल्टेंट देखना हो, तो फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जो आर है वो आर क्या हो जाएगा? ए प्लस, तो क्योंकि बी की डायरेक्शन इसके अपोजिट थी, तो माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ऐसे करें। और ये इस टाइप से हम इसे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर कोई दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं, तो अगर कोई टू वेक्टर्स एंगल पे होते हैं, तो ये हमने ये वाला जो केस करा था, ये ए था, ये बी था, इनके पीछे कोई एंगल था, तो ये इस टाइप से हम अगर कोई एंगल पे होते हैं, तो जैसे ये अगर हम करते हैं, तो ये ए और बी के बीच का एंगल हो गया,
इनके बीच में जो भी एंगल था, तो फिर हम ये ऐसे करते हैं। तो ये वेक्टर का एडिशन था। तो वेक्टर एडिशन के लॉज हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं पहले से रब कर देता हूँ। एक होता है हमारा, एक होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं और वो सेम टाइम किसी ट्राइंगल की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये कोई दो वेक्टर हैं ए और बी। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि सपोज ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई दो वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में कोई एंगल है और ये सेम टाइम किसी ट्राइंगल की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम अब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड को ज्वाइन करा तो ये ट्रायंगल बन गया। तो जो थर्ड साइड होती है अपोजिट ऑर्डर में, उसके रिजल्टेंट को शो करती है। तो वो इनके बीच का एंगल थीटा था, तो ये थीटा हो गया। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट करते हैं और वो सेम टाइम किसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर में, तो थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में उनके रिजल्टेंट को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है। एक होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जैसे ये कोई टू वेक्टर्स हैं और किसी एंगल पे मतलब एक्ट कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और उनके पीछे कोई एंगल है और सेम टाइम ये किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये कोई पैरेललोग्राम है ओ पी, और अगर मैं इसे ऐसे पैरेललोग्राम बना देता हूँ तो ये ऐसे क्यू आर, ये कोई एक पैरेललोग्राम है ओ पी क्यू आर। और ये जो फैक्टर्स थे ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और सेम टाइम ये किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो इनके बीच में एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा। तो ये बी है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये हमने फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल बनाई, तो ये बी, राइट। तो जो ये टू एडजेसेंट साइड्स थी इनके बीच से जो डायगोनल पास करता है ये ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर ये ओ आर है तो ये पैरेलल इक्वल में ओ पी के इक्वल ओ सॉरी जो ओ आर है ये पैरेलल और इक्वल होगा पी क्यू के। तो अगर ये बी है तो ये बी, तो इनके बीच से जो डायगोनल पास करता है पैरेललोग्राम का वो इनके रिजल्टेंट को शो करता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक होता है पॉलीगन लॉ। जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे होता है कि दो से ज्यादा वेक्टर कनेक्ट करते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कुछ ऐसे हैं। सपोज ये एक वेक्टर ए है, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, ये कोई थर्ड वेक्टर सी है, ये कोई फोर्थ वेक्टर डी है, ठीक है। अब ये दो से ज्यादा हैं
तो अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो हम पॉलीगन लॉ से इसका वेक्टर एडिशन निकालते हैं। हमने सबसे पहले वेक्टर ए बनाया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में सेम रखा, और फर्स्ट के हेड से हमने सेकंड की टेल शुरू करी, ये वेक्टर बी हो गया, राइट। फिर सेकंड के हेड से थर्ड की टेल शुरू करी और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में हमने उसे ऐसे बना दिया, ये सपोज वेक्टर सी है। और फिर इसके हेड से फोर्थ वाले की हमने टेल और ये डी, राइट। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट वाले के हेड को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये रिजल्टेंट क्वेश्चन का, राइट। ये जो पॉलीगन लॉ है ये भी ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ही हम करते हैं। जैसे ए और बी कोई दो वेक्टर थे, तो हमने पहले ट्रायंगल लॉ की हेल्प से इसका ये सपोज रिजल्टेंट है R1, ये फाइंड आउट करा। अब R1 एक वेक्टर है और C कोई दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो R2 हो जाएगा। अब R2 एक वेक्टर है और D कोई दूसरा वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट R हो जाएगा। तो वैसे पॉलीगन लॉ था कि मतलब ए बी सी डी जो थे ये फोर वेक्टर्स थे, तो ये एक ओपन साइडेड फिगर बना रहे थे। तो जो ये क्लोज साइड है आर, जो क्लोज आर्म बनाई हमने, ये इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आर जो है ये ऐसे हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, राइट। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो है R1 कैलकुलेट करा। सपोज R1 कैलकुलेट करा, R1 था हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। अब R1 और C जो है दो वेक्टर हैं, और R2 इनका रिजल्टेंट, तो R2 हो जाएगा R1 प्लस सी। R1 था हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब जो अब R2 और D टू वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट R हो गया, तो R हो जाएगा R2 प्लस डी। तो R2 था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये सब वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये हमारा पॉलीगन लॉ। मैंने आपको ब्रीफ में ये वेक्टर्स के बारे में बताया। आपकी बुक में जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे होंगे या एनसीईआरटी की बुक, उसमें इसके बारे में दिया हुआ होगा। आप रेफरेंस बुक से इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं और वो सब देख सकते हैं। तो आज के लिए वेक्टर्स का इतना ही। मैंने दूसरे वीडियो में जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसमें मैं इसका जो है एनालिटिकल मेथड समझा दूंगा। और ये इतना ही। थैंक यू।